नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर है अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीबी रिश्तों से जुड़ी हुई खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और ISI प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और ISI प्रमुख काबुल पहुंच चुका है और लगातार पाकिस्तान को लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी कि तालिबान सरकार को पूरी तरीके से समर्थन पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। तालिबानी नेताओं ने न्योता भेजा और अब अफगान मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बारीकी से चर्चा हुई। ISI प्रमुख जो कि पहुंचा काबुल और यहां पर तालिबान के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की गई तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो मुद्दे दोनों देशों के बीच में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो कि तालिबान की सरकार का हमेशा से ही स्वागत करता रहा और अब जितने भी सर्वोच्च फैसले तालिबान की सरकार को लेने हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन के भीतर वहां पर सरकार का गठन हो जाएगा, ऐसे में उससे पहले पाकिस्तान की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण यहां पर तालिबान के नेता समझ रहे हैं। और इसी सिलसिले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि लगातार आतंकवादियों का पनाहगाह बनता नजर आया है, आतंकियों को पालता पोसता हुआ नजर आया है और ऐसे में उन तमाम लोगों को वो आगे बढ़ाता हुआ दिखता है जो कि भारत के खिलाफ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैलाने की मंशा रखते हों। और ऐसे में अब ISI चीफ को जो न्योता भेजा गया था उस न्योते को स्वीकार करते हुए ISI प्रमुख पहुंचे। मुलाकात हुई तालिबान के दिग्गज नेताओं के साथ। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकवादियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दर्शकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसे ही एक आतंकी का नाम है अमीन उल हक, जिसे ओसामा बिन लादेन के बेहद करीबी माना जाता था। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीर जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। तो आप देखिए, तालिबान का ये वो नेता जो कि पिछले कई दिनों से भले ही कैमरे से दूर रहा हो, लेकिन जब ये सड़कों पर उतरा तो किस तरीके से वहां के युवा इसके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए, क्योंकि तालिबान जहां पर इस वक्त लगातार सरकार गठन को लेकर तैयारियां चल रही है, वो तमाम ऐसे नेता जो कि इस तालिबान सरकार को पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो अब एक के बाद एक रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच ये जो गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अलकायदा कमांडर की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से शीशा नीचे उसने किया और शान से अपना चेहरा दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है। हालांकि कुछ युवा जो मौजूद थे, जो लड़के आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने इसके साथ सेल्फी भी ली। और इस बीच खबर है कि तालिबान नेता अब्बास स्थानी कज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की है। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तुलु न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की है तालिबान के नेता अब्बास स्थानी कज़ई ने और इस मुलाकात में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अफगानिस्तान के लिए हो जाते हैं। वहां पर सरकार का गठन होना है। ऐसे में सरकार के कौन कौन से लीडर्स होंगे, कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा, उसको लेकर लगातार ये रायशुमारी चल रही है अलग अलग नेताओं के बीच। और पाकिस्तान की राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तालिबान के लिए हो जाती है और इसी वजह से लगातार एक के बाद एक न्योते तालिबान पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से पटरी पर आगे बढ़ते हुए नजर आए, इसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा हुई। तो अफगानिस्तान की काबुल में कुछ महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
तालिबान की नीतियों का विरोध किया गया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हुई और नारेबाजी करती हुई नजर आईं। दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं से मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की खबर है। तालिबान की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर ये महिलाएं उतरती हुई नजर आई, जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन इन्हें रोकने के लिए तालिबान के जो नेता थे वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से महिलाओं को रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हक्कानी नेटवर्क के ये लोग बताए जा रहे हैं जो कि लगातार महिलाओं पर इसी तरीके से बर्बरता करते हुए नजर आए, ताकि किसी तरीके से ये महिला प्रदर्शन करने से मान जाए, क्योंकि जो नीति इस वक्त तालिबान की नजर आ रही है वो महिलाओं के खिलाफ है और ऐसे में ये गुस्सा महिलाओं का सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया। पंजशीर एक ऐसा प्रांत जहां पर अभी तक तालिबान अपना कब्जा नहीं जमा पाया और ऐसे में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान लड़ाकों के बीच जंग लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये जंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर ये है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया है और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत बताया है और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفتیمش. مرداش دست زمین مونده است اینجا پیش روی کل مردم. तो आप देखिए किस तरीके से लगातार जंग छिड़ी हुई है नॉर्दर्न अलायंस के बीच में और तालिबान लड़ाकों के बीच में। एक तरफ वो दावा है तालिबान का ये कहते हुए कि देखिए पंजशीर के ज्यादातर हिस्से पर हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि तालिबान के कई लड़ाके इस वक्त ढेर किए जा चुके हैं और ऐसे में 1 इंच जमीन भी तालिबान अपने कब्जे में नहीं ले पाया है पंजशीर प्रांत की, क्योंकि पंजशीर प्रांत जहां पर लगातार एक के बाद एक वो नेता इस वक्त मौजूद है जो कि लगातार तालिबान को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है और यही बौखलाहट तालिबान की इस रूप में नजर आ रही है कि कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर ब्लॉक करने की उनकी तैयारी है कि रास्ता अगर ब्लॉक कर दिया जाए, पंजशीर को बाकी प्रांतों से काट दिया जाए तो ऐसे में वहां के हालात खराब हो सकते हैं और मजबूरी में वो हमारे सामने झुक जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से जंग यहां पर जारी है, क्योंकि कब्जे का दावा तालिबान भले ही कर ले, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी में हैं। और अब आपको कुछ तस्वीर काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए फायरिंग यहाँ पर तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं और ये फायरिंग किसी आम नागरिक पर नहीं की गई है, हर्ष फायरिंग की गई है, जश्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये अपना जश्न इस तरीके से मनाते हुए गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंजती हुई एक के बाद एक दनादन फायरिंग की गई।
तो देखिए गोली की आवाज किस तरीके से सुनाई दे रही है। यहाँ पर हर्ष फायरिंग की गई, जश्न मनाते हुए तालिबान के लड़ाके नजर आए। अब ये दो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। पहली तस्वीर जो है पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबान लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। तो पहली तस्वीर जहां पंजशीर में तालिबान के लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया है, ये अफवाह फैलाई गई और जैसे ही ये अफवाह उन तमाम लड़ाकों तक पहुंची जो कि बाकी प्रांत में इस वक्त मौजूद है, वो इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आए, खुशी मनाते हुए नजर आए कि देखिए अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, वो भी हमने फतह कर ली है, लेकिन ये खबर अफवाह है महज। और इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीर सामने आई है, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पंजशीर में दोनों तरफ से किस तरीके से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीर सामने आई है उनमें दिखा है कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वही जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा और इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। तो पंजशीर में जंग लगातार जारी है और इस बीच CNN न्यूज 18 से बातचीत की है अमरुल्ला साहले ने, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कब्जे की बात तालिबान लड़ाकों की तरफ से की जा रही है वो महज अफवाह है। ऐसे में किसी तरह की कोई जीत तालिबान लड़ाकों की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान जो बता रहा है वो केवल झूठा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अलकायदा साथ ही साथ तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके के नहीं खोने की बात कही। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties, no doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. और इस बीच NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 लोग पहुंचे थे। इनमें करीब 300 लोग भाग गए जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। दावा है कि बाकी बचे लोग मारे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि अभी पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं है। तो आप देखिए पंजशीर पर किसका कब्जा है, अभी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन लगातार तालिबान ये दावा कर रहा है कि पंजशीर पर हमने कब्जा जमा लिया है।
लेकिन दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि वहां पर किसी तरह की कोई जंग नहीं जारी है, किसी तरीके का कोई घमासान नहीं है, क्योंकि तालिबान इस चीज को समझता है कि आज तक पंजशीर प्रांत पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया है। भले ही 20 साल बाद उसकी वापसी हो, लेकिन वहां की आवाम आज भी तालिबान का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। अमरुल्लाह सालेह जो कि लगातार वो रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसके जरिए तालिबान को चुनौती दी जाए, और ऐसे में पंजशीर में जो फायरिंग की तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो कि ये साफ बताती है कि किसी भी तरीके से तालिबान इसी प्रांत में अपनी घुसपैठ करना चाहता है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी जो कि इस वक्त अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, लेकिन इस बीच कुछ खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पिछले दिनों अशरफ गनी के वापस आने की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही गाड़ियां अशरफ गनी की है, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए हैं। दावा किया गया है कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था। तो देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब अशरफ गनी ने देश छोड़ा था और अपने साथ वो तमाम पैसा लेकर निकले थे, क्योंकि जब 15 अगस्त को तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया था, तो ऐसे में डर यहां पर अशरफ गनी के बीच में था। और अशरफ गनी वो पहले शख्स निकले, पहले पूर्व राष्ट्रपति निकले जिन्होंने आम जनता की परवाह किए बिना अपनी और अपने परिवार की परवाह की और देश छोड़कर दूसरे देश में जा बसे। और इस बीच खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि अशरफ गनी वापस आ सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो उसी कार की तस्वीर है जिस कार में सवार होकर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा था। वो भाग गए थे, लेकिन पंजशीर में अभी भी पुरजोर तरीके से तालिबान लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समर्थन लगातार उन लोगों को दिया जा रहा है। अमरुल्लाह सालेह जो कि तालिबान के खिलाफ इस वक्त एक मात्र ऐसा चेहरा है, एक मात्र ऐसे नेता है जो कि तालिबान के किसी भी नेता के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी किस लेवल की बातचीत हो रही है, किस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भारत के साथ साथ अमेरिका भी अपनी नजर बनाए हुए है। Our engagement with them has been limited, and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान हो सकता है। वहां कल ही सरकार का ऐलान होना था, लेकिन कल इसका ऐलान नहीं हो सका। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वहां आज सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। अफगानिस्तान के मीडिया के खबरों के मुताबिक नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। सरकार में 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी, तो वहीं 50% हक्कानी और हिकमत यार जैसे संगठन को देने का फॉर्मूला तय किया गया है। तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होगी। शेर अब्बास स्टेनिकज़ई को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हामिद करज़ई और अब्दुल्ला को भी सलाहकार के तौर पर जगह मिल सकती है। ये सरकार केयर टेकर सरकार होगी। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले वसंत या गर्मी के मौसम तक अफगानिस्तान का नया संविधान बना लिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विधानसभा की नई इमारत में नमाज पढ़ने के लिए कैमरा आवंटित किए जाने के मामले पर सियासी घमासान अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने दूसरे धर्मों के लिए भी इसी तरह का इंतजाम किए जाने की मांग उठा दी है। झारखंड विधानसभा स्पीकर की ओर से 2 सितंबर को जारी आदेश में विधानसभा की नई इमारत के एक कमरे को नमाज के लिए आवंटित किया गया है। कि लोकसभा में ये व्यवस्था है कि नहीं, वहां कितने सांसद मुस्लिम समुदाय के हैं, क्या ये पुरानी परिपाटी नहीं है, क्या परंपरा नहीं है, क्या पुराने विधानसभा में एक जगह आवंटित नहीं था नमाज अदा करने के लिए? सीपी सिंह जी से ही पूछना, वो तो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये लोग देखे झूठ को इस कदर बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये बेसिकली भारतीय झूठा पार्टी के लोग झूठ ही बोलेंगे। हम संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी दलों को उचित सम्मान दिया जाएगा। तो झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जो सेकुलर है मगर मजहबी कानून लागू है, और लागू ही नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उसमें बाधा बनता है तो पार्लियामेंट में लाके पलट दिया जाता है। तो ये उसी परंपरा के लोग हैं जिनके लिए, जो मैंने अभी बोला ना, वर्ग भेद, वर्ग वैमनस्य के द्वारा अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करके उनका वोट पाना, हमारा उद्देश्य है विश्वास पैदा करके उनका वोट पाना। झारखंड विधानसभा ने नमाज अदा करने के लिए एक रूम आवंटित किया है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर साहब को चाहिए कि चूंकि झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं, इसमें 4 हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं, तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ताकि विधायक ही नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, लगभग 700 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उनको भी पूजा पाठ करने में सुविधा हो। और मैं तो मांग करूँगा कि बजरंगबली जी का विशालकाय मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन मौजूद है पटना से और अविनाश इस वक्त रांची से मौजूद है। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है, ऐसे में किस ओर ये पूरा का पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, आपने सही कहा और पूरी तरह से अब ये कह सकते हैं कि ये मामला राजनीतिक रंग में पूरा सराबोर हो चुका है। जिस तरह से अधिसूचना सामने आती है और अधिसूचना सामने आने के बाद से ही बीजेपी हमलावर होती है, बीजेपी की तरफ से ये मांग उठने लगती है कि जब नमाज अदा करने के लिए आप रूम आवंटित कर सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा के लिए क्यों नहीं, सनातन धर्म मानने वालों के लिए क्यों नहीं, जैन धर्म मानने वालों के लिए क्यों नहीं। तो ये जो राजनीति है, जैसे जैसे घंटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि अलग अलग बयान, चाहे वो बीजेपी की तरफ से बात करें, कांग्रेस की तरफ से बात करें, जो सत्ताधारी दल जेएमएम है उसकी तरफ से बात करें, ये चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है, जो अधिसूचना सामने आई है, क्योंकि जो बातें हो रही हैं कि बहुत पहले से ऐसा चल रहा था, अब तक ये अंडरस्टूड था, किसी एक कमरे में लोग जब विधानसभा के सत्र आहूत होते थे तब जाके नमाज अदा कर सकते थे लोग। इंदर सिंह नामधारी जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं विधानसभा के, बहुत पुराने सदस्य रहे हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने एक हवाला दिया कि बिहार के जमाने से ये सारी चीजें चले आ रही हैं। लेकिन जब अधिसूचना की बात होती है तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ सवाल बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे अविनाश। चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, विधानसभा स्पीकर के फैसले पर आखिर बीजेपी इसे धर्म के एंगल से क्यों देख रही है? अगर एक कमरा आवंटित कर दिया गया है तो इसमें आपत्ति क्यों है बीजेपी को?
बिल्कुल, देखिए सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि इससे पहले यह इस तरह के आदेश नहीं आए थे और इस तरह के आदेश आने के बाद ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है और जिसमें कांग्रेस सहयोगी के तौर पर है, तो यह सीधे तौर पर जातीय तुष्टीकरण के तहत इसको लागू किया गया है, इस आदेश को जारी कराया गया है। और वहीं बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि अगर किसी एक धर्म के लिए अगर वहां नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया जा सकता है, एक कमरा आवंटित किया जा सकता है जो पहले से आदेश नहीं जारी था, तो इसके साथ ही वहां पर बजरंगबली की मूर्ति भी लगाई जानी चाहिए। और बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और गोल्ड मिला है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मिला है। पैरालंपिक्स में भारत को एक और गोल्ड, और एक और गोल्ड आज ही मिला। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, अमृत आनंद की तरफ से ये खबर है कि एक और गोल्ड भारत के नाम हो चुका है, यानी कि शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गोल्ड जो है बैडमिंटन क्षेत्र में मिला है, एक और गोल्ड भारत के नाम हुआ है टोक्यो पैरालंपिक्स में, जहां लगातार भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक गोल्ड अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में 2 गोल्ड भारत के खाते में आ चुके हैं। अमृत आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, एक और खुशखबरी भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारत के लिए एक और गोल्ड भारत के नाम हो चुका है, हमारी झोली में आ चुका है एक और गोल्ड। जी बिल्कुल, मैं कहूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में वो भगत की अगर हम बात करें तो 3 इवेंट उन्होंने खेला है। आज ही उनका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था दिन में, जब उन्होंने एक पदक पसंद किया था, और 3 बजे फिर उन्होंने आज फाइनल मुकाबला खेला और यहाँ भी पदक उन्होंने जो रंग सिल्वर था सुबह उससे बदला है और गोल्ड मेडल ली। 4 गोल्ड मेडल, ऋतिका, ये बहुत बड़ी बात है। हमने ओलंपिक के इतिहास में हमारा सबसे ज्यादा अचीवमेंट 4 पदक का था, लेकिन इस बार 4 गोल्ड हमारे पास है। बिल्कुल, इतिहास रचते हुए एक के बाद एक गोल्ड मेडल भारत के खाते में आ रहे हैं।